नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर दोस्तों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि 5वें सेमेस्टर की क्लास है वो लगाइए। तो इसी कड़ी के अंदर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इतिहास विषय से हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी इस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी की क्लासेज हम लगाने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम आपके भारत का इतिहास जो आपके दे रखा है 5वें सेमेस्टर के अंदर 1740 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक का जो इतिहास दे रखा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इस क्लास के अंदर उपस्थित तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर जो है बहुविकल्पी प्रश्न जो है उन सभी को इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे पूरे के पूरे जितने भी हमने जो है इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर करवाएं। बाकी कुछ रह जाते हैं तो उसकी भी हम क्लास लगा देंगे और कंटिन्यू आपकी क्लासेज जो है लगाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए, उनके ऊपर भी हम जो है नोट्स बना करके आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करेंगे। जिस प्रकार से आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, एमजीएससी यूनिवर्सिटी का जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिले। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1498 में जो है आपके जब पुर्तगाली पहली बार भारत आए तो दिल्ली में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था? तो वो आपके कर रहा था लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश जो है आपके शासन यहाँ पर जो है कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर है कि आपके 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में यूरोपीय लोगों की रुचि का मुख्य कारण क्या था? तो इनकी यूरोपीय जो लोग थे उनकी मुख्य रुचि का क्या कारण रहा है 16वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर? तो वो रहा है आपके व्यापार और मसाले जो थे यहाँ से वो आपके जो है यूरोप के अंदर जो है मंगवाते थे और यही भारत के प्रति उनका जो है विशेष रुचि का कारण रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि वास्को डी गामा जो कि 1498 में सबसे पहले भारत आया था, वो सबसे पहले कौन से बंदरगाह पर आया था? तो वो आया था आपके कालीकट बंदरगाह जो था उसके ऊपर यहाँ पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर। नेक्स्ट है कि यूरोपीय आगमन के समय निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आर्थिक विशेषता थी? तो वो आपके कौन सी थी? वो आपके थी आपके संपन्न हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो आपके यूरोपीय आगमन के समय भारत की प्रमुख आर्थिक विशेषताओं के अंदर आते थे। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ है कि 1526 में मुगलों के आगमन के समय उत्तरी भारत में जो है उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत साम्राज्य जो है प्रमुख यहाँ पर माना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो पुर्तगाली थे पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति ने भारत में पहला कारखाना यहाँ पर जो है स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय आगमन के समय भारतीय राजनीति की प्रकृति क्या थी? तो वो आपके खंडित क्षेत्रीय राज्य यहाँ पर बने हुए थे, यानी खंडित थी। खंडित राजनीति यहाँ पर देखने को मिली थी और इसी कारण यहाँ पर यूरोपीय शक्ति का प्रभाव देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रारंभिक यूरोपीय आगमन के दौरान दक्षिण भारतीय साम्राज्य जो था वो विजयनगर जो था वो आपके फल फूल रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ कि यूरोपीय उपनिवेशीकरण से पहले भारत के व्यापार का सबसे अच्छा वर्णन कौन सी आर्थिक प्रणाली करती है? तो यूरोपीय उपनिवेशीकरण से पहले भारत के व्यापार का सबसे अच्छा वर्णन यदि कोई प्रणाली करती है आर्थिक प्रणाली तो वो आपके गिल्ड आधारित कारीगर अर्थव्यवस्था करती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत में यूरोपीय व्यापारियों द्वारा सबसे अधिक जो है मंगवाई जाती थी? तो वो आपके सूती वस्त्र भारत से उनके द्वारा जो है मंगवाए जाते थे। प्रश्न संख्या 11 है कि किस युद्ध में बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत को चिन्हित किया? तो वो आपके प्लासी का
युद्ध था जो आपके 1757 में जो है लड़ा गया था, जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो आपके पराजित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये आ गया प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध में पराजित बंगाल का नवाब कौन था? जो 1757 को हुआ था, वो थे सिराजुद्दौला यहाँ पर थे। किस संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान है वो किए थे? तो वो आपके कौन सी जो संधि थी? वो इलाहाबाद की संधि थी। कौन सी संधि थी? इलाहाबाद की संधि थी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसको नियुक्त किया गया था। किस युद्ध में मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हराकर बंगाल में ब्रिटिश से वर्चस्व की पुष्टि हुई? तो वो आपके बक्सर का युद्ध था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को जो है आपके मीर जाफर ने धोखा दिया था। किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने यहाँ पर धोखा दिया था, इसी कारण ये आपके पराजित हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बंगाल में भू राजस्व संग्रहण को सुव्यवस्थित करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी आर्थिक नीति शुरू की थी? तो वो आपके शुरू की थी अस्थायी बंदोबस्त, इनके द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए। कौन ऐसा मुगल सम्राट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? तो वो थे आपके शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि बंगाल में ब्रिटिश से प्रशासनिक ढांचे की नींव रखने का श्रेय किनको जाता है? तो वो जाता है वॉरेन हेस्टिंगटन, जो आपके ब्रिटिश से अधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में ब्रिटिश विस्तार का परिणाम नहीं था? तो कौन नहीं था? आपके स्थानीय उद्योगों का पतन बिल्कुल था, नई भूमि प्रणालियों की शुरुआत बिल्कुल था, केंद्रीकृत प्रशासन बिल्कुल था, लेकिन मुगल सत्ता को मजबूत करना ये किसी भी प्रकार से इसके अंदर शामिल नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो आपके रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में बंगाल का कौन सा नवाब पराजित हुआ था? तो वो बंगाल का जो नवाब पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में, वो आपको हमने बता दिया है, सिराजुद्दौला थे। नेक्स्ट है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकारों को सुरक्षित किया? तो वो आपके बक्सर का युद्ध था। नेक्स्ट यहाँ पर है प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में किस मुगल सम्राट ने भाग लिया था? तो वो आपके भाग लिया था शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अवध का जो नवाब था वो आपके शुजा-उद-दौला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्लासी के युद्ध का अंग्रेज़ों के लिए मुख्य परिणाम क्या था? तो जो मुख्य परिणाम निकला था वो बंगाल का राजनीतिक नियंत्रण यहाँ पर देखने को मिला था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला नवाब को हटा दिया था। और नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में पराजित पक्षों की सही जो सूची है वो देता है, वो कौन देता है? तो वो आपके मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये आपके याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1772 में बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आपके वॉरेन हेस्टिंगटन को नियुक्त किया गया था, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि राजस्व संग्रहण को केंद्रीकृत करने के लिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंगटन ने किस संस्था को समाप्त कर दिया था? तो वो कर दिया था आपके सरकार की दोहरी जो प्रणाली थी उनको समाप्त कर दिया था। राजस्व संग्रहण को सुव्यवस्थित करने के लिए 1772 में कौन सा प्रशासनिक सुधार शुरू किया गया था? तो वो आपके जो है वार्षिक निपटान सुधार जो है शुरू किया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1772 में ब्रिटिश प्रशासन की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित की गई थी। और यहाँ पर आगे वाला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करने के लिए 1773 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वो किया गया था आपके विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो आपके था कंपनी के प्रशासन को संसदीय नियंत्रण में लाना। नेक्स्ट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में कौन सी न्यायिक संस्था स्थापित की गई थी? तो वो आपके सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1772-73 के दौरान कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आपके एलिजा इम्पे को नियुक्त यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए लंदन में कौन सा निकाय बनाया गया था? तो वो आपके बनाया गया था निदेशक मंडल यहाँ पर बनाया गया था। प्रश्न संख्या 40 है कि वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सुधारों के दौरान किस प्रशासनिक सिद्धांत पर जोर दिया? तो वो आपके जोर दिया था आपके प्राधिकरण का केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो वो आपके मद्रास की संधि के तहत ये समाप्त हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए हुई थी? तो वो हुई थी आपके चौथे युद्ध के अंदर। यूरोपीय शक्ति जो है वो फ्रेंच ने अंग्रेज़ों के खिलाफ टीपू सुल्तान का समर्थन यहाँ पर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि श्री रंगपट्टनम की संधि जो 1792 के अंदर हुई थी, इसका क्या परिणाम था? तो उसका परिणाम था टीपू सुल्तान ने अपना आधा क्षेत्र इनको है सौंप दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हैदर अली के बाद मैसूर का शासक जो है आपके कौन बना था? तो वो टीपू सुल्तान ही यहाँ पर बना था। किस सिख शासक ने पंजाब को एकीकृत किया और ब्रिटिश विस्तार का विरोध किया था? तो वो आपके कौन थे? तो वो आपके महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पर थे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1809 में अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो वो अमृतसर की संधि यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पंजाब के विलय से पहले अंतिम सिख शासक थे, तो वो दलीप सिंह थे। और किस युद्ध के कारण अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो वो आपके कौन सा युद्ध था? तो वो आपके यहाँ पर हो जाएगा सोबराओन की लड़ाई थी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम 85 क्वेश्चनों को हल करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी एक मैराथन क्लास लगा करके कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लास लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।